हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 6 गुरुत्वाकर्षण जो ए है उसमें से एक नया नियम पढ़ेंगे। इस नियम का नाम है केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो केपलर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों नियम का जो डेफिनेशन था उनको हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। तो इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से करेंगे उसके देखिए। इसमें हम लोग का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, एक वृत्त के रूप में बना हुआ है। एस हम लोग का देखिए सूर्य के रूप में है। यह एक दीर्घ वृत्तीय कक्ष है, ठीक है। ए से बी तक जाने में हम लोग का डेल टी समय लग रहा है। जो ए है गति करते हुए बिंदु बी तक जाएगा तो उसके लिए समय कितना लगेगा, डेल टी समय लगेगा, ठीक है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, माना किसी ग्रह को दीर्घ वृत्तीय कक्ष में ए से बी तक जाने में डेल टी समय लगता है। ये बना हुआ है हम लोग का एक दीर्घ वृत्तीय कक्ष जिसमें ग्रह ए को ग्रह बी तक जाने में कितना समय लगता है, डेल टी समय, ठीक है। इसी को यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए जो छायांकित भाग इतना दिखा हुआ है ना, एस ए और बी, इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एस ए बी का क्षेत्रफल। तब जाके हम लोग का जो केपलर का द्वितीय नियम है ना कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, उसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, उसको प्रूफ करके हम लोग को दिखाना है। तो उसी के लिए हम लोग का ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, केपलर का द्वितीय नियम ना, वो क्या है, किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद व्युत्पत्ति करेंगे कि किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, मैं वर्णन की वैसे। उसके बाद जो छायांकित भाग है ये एस ए बी, तो इसमें क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 क्रॉस, जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो मैं छायांकित भाग कितना को ले रही हूँ, एस ए बी, तो इसमें आधार देखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल को डेल ए से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और 1/2 का 1/2 आधार मेरा क्या है, एस से ए, तो एस ए ये हो गया मेरा आधार, इसको आधार ली तो यहाँ पे आर, फिर क्रॉस, फिर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक जो दीर्घ वृत्तीय कक्ष है उसमें ए से बी तक जाने में हम लोग का जो लग रहा है वही हम लोग की ऊंचाई है, तो ए बी को ले ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी। अब देखिए डेल ए का डेल ए, फिर 1/2 का 1/2, आर का क्रॉस, फिर क्रॉस ए बी, देखिए यहाँ ए और बी, ए से बी तक, तो ये मेरा क्या है, जो वेग है वह भी रहेगा, मतलब ए से बी तक जाने में हम लोग को वेग भी लगेगा और समय डेल टी लगेगा, तो उसी को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं v इंटू डेल टी करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद डेल ए का डेल ए, फिर 1/2 का 1/2, ये आर का आर, फिर क्रॉस का क्रॉस। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पी यहाँ पे मेरे को भी का वैल्यू चाहिए, तो भी का वैल्यू कहाँ से आता है, मोमेंटम पी से आता है, तो P इक्वल टू होता है एम भी, हम जानते हैं कि P इक्वल टू एम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग V का वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा P/m करके, देखिए यहाँ पे P इक्वल टू एम भी, फिर यहाँ से जब V का वैल्यू निकालेंगे तो P/m हो जाएगा। ये यहाँ पे V का जो मान है उसको मैं यहाँ पे रखूंगी, ये रहा डेल ए का डेल ए, इक्वल का इक्वल, 1/2 का 1/2, आर का वेक्टर, फिर क्रॉस, भी के जगह में हो जाएगा मेरा P/m, तो यहाँ पे मैं भी के जगह में रख दी P/m, फिर डेल टी का डेल टी, डेल ए का डेल ए, फिर 1 ये 2 ये m के साथ, तो 2m हो गया, फिर आर क्रॉस, यहाँ पे मेरा P हो गया और डेल टी का डेल टी। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब आगे इसके हम लोग देखते हैं, इसको मैं एक बार और लिखती हूँ दूसरे पेज में। यहाँ पे देखिए डेल ए का मेरा डेल ए है, फिर 1/2 एम आर का वेक्टर क्रॉस पी का वेक्टर,
फिर यहाँ पे डेल टी, फिर यहाँ पे डेल ए का डेल ए, जो डेल टी है उसको मैं मेरे जो लेफ्ट साइड है उधर ट्रांसफर कर देती हूँ, तो डेल ए अपॉन डेल टी हो जाएगा इक्वल टू 1/2m, फिर आर क्रॉस पी हो जाएगा। डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2m आर क्रॉस पी हो गया ये। फिर यहाँ पे डेल ए का डेल ए, डेल टी का डेल टी। फिर यहाँ पे मैं जानती हूँ कि जो कोणीय संवेग होता है ना एल, कोणीय संवेग एल, वो क्या होता है मेरा क्या बोलते हैं, ये रेखीय संवेग और वेक्टर सदिश, वेक्टर रहता है ना, वेक्टर सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो कोणीय संवेग होता है वो एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी करके, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, मतलब कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित सदिश वेक्टर होता है। तो सदिश वेक्टर मेरा आर है, रेखीय संवेग मेरा पी है और कोणीय संवेग मेरा एल है। तब यहाँ पे देखिए आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी, तो यहाँ पे आर क्रॉस पी उसके जगह मैं कैपिटल एल करके रख दी। फिर ये डेल ए अपॉन डेल टी इसको रखी इक्वल, यहाँ पे आर क्रॉस पी इसका हो जाएगा मेरा एल अपॉन में 2m। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल होता है, जो गुरुत्वीय बल है वह एक केंद्रीय बल होता है। किसी केंद्रीय बल के लिए वेक्टर एल एक नियतांक है, वेक्टर एल एक नियतांक है। गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल होता है, किसी केंद्रीय बल के लिए एल एक नियतांक है। एल मेरा एक क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा नियतांक हो जाएगा ना, क्योंकि मैं एल को एक कांस्टेंट राशि मान के चल रही हूँ। तो जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एल इक्वल टू कांस्टेंट राशि डालूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। यहाँ पे डेल ए अपॉन डेल टी, तो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू एल अपॉन 2m, उसके जगह मेरा क्या हो गया, एक नियतांक। तो यहाँ पे हो गया मेरा एक नियतांक। किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यही केपलर का द्वितीय नियम है। हम लोग यहाँ पे जो क्षेत्रीय चाल है, ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल होती है वह नियत होती है, इसी को हम लोग को दर्शाना था। ये हम लोग का क्या आ गया, एक नियतांक, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग का कोणीय संवेग जो एल है वह नियतांक होगा यहाँ पे माने, तो जब उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो वो हम लोग का एक नियतांक हो जाएगा। तो डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू एक नियतांक, इसलिए किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यही केपलर का द्वितीय नियम है। आई होप आप लोगों को केपलर का द्वितीय नियम का डेरिवेशन समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।